नमस्कार, रात 9 बजे में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में जीत दिलाने के लिए रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने मुख्यमंत्री उम्मीदवार उतारने का प्रस्ताव दिया है। जहां राहुल गांधी को कांग्रेस का सीएम उम्मीदवार बनाना चाहते हैं पीके यानी कि प्रशांत किशोर। और ये सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, एक बड़ा चेहरा कांग्रेस उत्तर प्रदेश के चुनाव में मुख्यमंत्री के तौर पर उतारेगी और प्रशांत किशोर ने इसके लिए प्लान तैयार किया है। संभावित उम्मीदवारों की सूची में 2 नाम और भी हैं, प्रियंका गांधी और दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित। प्रस्ताव में प्रियंका और शीला का नाम भी है। प्रस्ताव में सबसे पहले राहुल गांधी का नाम है। अगर राहुल गांधी इनकार करते हैं तो उसके बाद उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा होंगी और फिर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, दिल्ली की 3 बार मुख्यमंत्री रही शीला दीक्षित का नाम भी है। तो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस मुख्यमंत्री उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ेगी, अपना चेहरा उतारेगी और कोई ना कोई होगा। सबसे पहला जो नाम है वो राहुल गांधी का आ रहा है और चुनाव प्रचार की कमान जिन्होंने संभाली है, जो रणनीतिकार हैं इस बार के उत्तर प्रदेश चुनाव के, कांग्रेस के प्रशांत किशोर पीके, उन्होंने राहुल गांधी के नाम का प्रस्ताव रखा है और उनके इस प्रस्ताव में प्रियंका गांधी और शीला दीक्षित के भी नाम है। लेकिन ये शर्त है कि अगर राहुल गांधी मना करते हैं तो उसके बाद तो राहुल की अगुवाई में इन चेहरों पर दाव लगाया गया है, या प्रियंका को उसके बाद कमान मिलेगी या फिर शीला दीक्षित मोर्चा संभालेंगे। हालांकि ये तय नहीं है और क्योंकि प्रशांत किशोर के पास इस वक्त कमान है पूरे चुनाव की रणनीति बनाने की, तो उस रणनीति का एक सबसे बड़ा दांव यहां पर चलने की कोशिश प्रशांत किशोर ने की है, जो अपनी काबिलियत सिद्ध कर चुके हैं। और अब राहुल गांधी, प्रियंका गांधी या शीला दीक्षित। आइए हम आपको सीधे लिए चलते हैं कुमार विक्रांत, हमारे संवाददाता के पास, जो इस खबर पर और जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विक्रांत, ठीक है, यहां पर प्रशांत किशोर एक रणनीति बनाते हैं, कांग्रेस उपाध्यक्ष को मुख्यमंत्री के तौर पर पेश करना चाहते हैं, लेकिन साथ में 2 नाम और क्यों उन्हें ऐसा लगता है कि राहुल गांधी ना कर सकते हैं, और राहुल गांधी के न करने की संभावना कितनी ज्यादा? विक्रांत, देखिए, इससे पहले सईद मैं आपको बताऊं कि प्रशांत किशोर ने जो प्रेजेंटेशन दिया उसमें 4 महत्वपूर्ण बातें रखी। पहला ये कि 2007 का चुनाव हो या 12 का, कांग्रेस के पास चेहरा नहीं था। मायावती हो, मुलायम सिंह हो या अखिलेश यादव पिछली बार हो, ये चेहरे थे और इस वजह से एक पार्टी जीत जाती थी, एक पार्टी हार जाती थी। तो अगर आपको जीतते हुए दिखेंगे आप, तभी आप जीत पाएंगे और उसके लिए चेहरे की जरूरत है। प्रशांत किशोर ने साफ कहा कि ब्राह्मण चेहरा देना हमको जरूरी है, क्योंकि बीजेपी ने ओबीसी पर दांव लगा दिया है, मायावती दलितों के साथ है और जहां तक भाजपा के बात हो गई है, तो अब कांग्रेस के सामने यही विकल्प रहा हो और क्यों नहीं फ्रंट से लड़ाई लड़ी जाए। तो अगर 2017 में मात दे दी जाती है बीजेपी को, समाजवादी पार्टी को और बीएसपी को, यानी कांग्रेस अगर सरकार बना लेती है, तो उसके बाद केंद्र में मोदी सरकार लेम डक सरकार हो जाएगी। तो एक बड़ा एक सपना दिखाया है प्रशांत किशोर ने और उनका कहना है कि कहीं ना कहीं ब्राह्मण अगर साथ आएगा, अगड़ी जाति साथ आएगी, राजपूत साथ आएंगे, तो मुस्लिम भी साथ आ सकते हैं। और बसपा में जो दलित होता है उसमें जाटों के अलावा पासी बड़ा वोट बैंक है, उस पर ध्यान लगाया जाए। और दूसरी अहम बात यह भी है कि इसके लिए 15 दिन के भीतर गांधी परिवार बैठेगा और बैठ करके अंतिम फैसला लेगा। अगर ये 3 नाम नहीं भी होते हैं तो ब्राह्मण चेहरा ही होगा। लेकिन सईद, एक अहम बात यह है कि प्रशांत किशोर ने साफ साफ कहा है कि 30 सालों से जो ब्राह्मण चेहरे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की तरफ से दिख रहे हैं, उनसे बात नहीं बनने वाली, बड़ा चेहरा होना चाहिए, कह दिया है। बहुत धन्यवाद विक्रांत। हमारे संवाददाता कुमार विक्रांत जानकारी दे रहे थे। तो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस इस बार सीएम पद के चेहरे और नाम के साथ आएगी। उत्तर प्रदेश चुनाव में कांग्रेस की रणनीति अपनी जगह है, लेकिन अब हम बात अगुस्टा वेस्टलैंड चॉपर के रिश्वत कांड की कर रहे हैं। बीजेपी और नरेंद्र मोदी सरकार ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के खिलाफ हमलावर रुख अपना लिया है। कांग्रेस बैकफुट पर है और सोनिया गांधी खामोश हैं। बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह समेत कांग्रेस के संकट का सबब बने डॉक्टर सुब्रमण्यन स्वामी हुंकार भर रहे हैं, तो सीबीआई और ईडी ने अपना शिकंजा कसना भी शुरू कर दिया है, यानी कि कांग्रेस और सोनिया गांधी मुसीबत में। not
गिरफ्तार करके जेल में रखकर स्टार्ट सीबीआई इंक्वायरी एंड ईडी इंक्वायरी। सबसे बड़े उसमें पैसा है कि पैसा किसने लिया। ऑगस्टा वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर के जरिए आसमानों में कुलांचे मारने की ख्वाहिश घोटाले की शर्मनाक सूरत में तब्दील हो गई है, जिसमें बीजेपी और मोदी सरकार के सवालों के सीधे निशाने पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी। ऑगस्टा में फंसी कांग्रेस, क्यों खामोश सोनिया? I am not afraid of anyone cornering me because there is no base to that corner. All what they are saying, all the accusations they are throwing at us, they are false. They amount to calumny. बीजेपी ने कांग्रेस को सवालों से घेर दिया है। सबसे अहम सवाल यही है कि आखिर ऑगस्टा वेस्टलैंड डील में जिस रिश्वत की अदायगी में इटली की अदालत ने गुनहगार मुजरिमों को जेल की सलाखों के पीछे भेजा, आखिर उसी केस में रिश्वत पाने वाले भारतीय चेहरे कौन हैं और क्यों वो अब तक आजाद हैं? Last 2 years what they were doing, they were sleeping. Now I request, I demand that they must speed up the CBI inquiry. जिस प्रकार से डील हुआ है और जिस प्रकार से वो कंपनी को मदद करने की कोशिश की है, उसका जवाब देना पड़ेगा। We want to know the truth. We want to punish the guilty. इंडिकेशन क्या है कि ये लोगों के पास उन्होंने लिखा है कि पॉलिटिकल करप्शन वाज 15.8 मिलियन यूरो, मतलब 125 करोड़। हम आज ऑगस्टा वेस्टलैंड घोटाले की परत दर परत की पड़ताल करेंगे और बताएंगे कि आखिर किन वजहों से इस घोटाले में सोनिया गांधी बीजेपी के निशाने पर हैं। दलालों की ऑडियो टेप का राज क्या है? इटली के मिलान कोर्ट के फैसले के गुनहगार कौन कौन हैं? और क्या ऑगस्टा डील कांग्रेस मुक्त भारत की सियासत में अंतिम कील तो नहीं बनेगी? ऑगस्टा में फंसी कांग्रेस, क्यों खामोश सोनिया? कि आने वाले कुछ दिन कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के राजनीतिक जीवन के लिए सबसे मुश्किल साबित हो सकते हैं, क्योंकि गांधी परिवार के खिलाफ कानूनी और सियासी जंग का सबसे बड़ा सेनापति अब खुद राज्यसभा के रण में उतर चुका है। ऐलान जंग हो चुकी है कि इस बार गांधी परिवार का आरोपों के तीरों से बचकर निकलना मुश्किल है। अगुस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर डील में कहां-कहां गड़बड़ी थी और इसके लिए कौन अधिकारी जिम्मेदार रहे हैं जिनको कथित तौर पर घूस दी गई? ये अधिकारी अब सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय के साथ मिलकर उन अधिकारियों के लिए सवाल तैयार करेंगे और ये पता लगाने की कोशिश करेंगे कि आखिर घूस का पैसा कहां-कहां और किसको दिया गया। कैमरामैन मदन प्रसाद के साथ गौरव सावंत, दिल्ली आज तक। और आइए अब हम आपको दिखाते हैं कि आखिर कहां से अगुस्टा वेस्टलैंड डील में रिश्वतखोरी का भंडा फूटा और कैसे इस मामले में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, अहमद पटेल समेत तमाम दूसरे नेताओं के नाम सुर्खियों में आए। कांग्रेस उपाध्यक्ष सोनिया गांधी ने जुबानी तौर पर भले ही कह दिया कि उन्हें अगस्टा वेस्टलैंड केस में किसी का डर नहीं है, लेकिन इस जुबानी बयान से उलट दस्तावेजी हकीकत में ऐसा बहुत कुछ है जो सोनिया गांधी को डराने के लिए काफी है। इटली की अदालत ने 225 पेज के फैसले में अगस्टा वेस्टलैंड रिश्वत कांड में 3 दलालों कार्लोस गेरोसा, क्रिश्चियन मिशेल और गुइल्डो हेस्टके की बातचीत को रिकॉर्ड किया है। इसमें क्रिश्चियन मिशेल की चिट्ठी में सोनिया गांधी और अहमद पटेल का जिक्र आया है। लिखा गया है कि सेनोरा गांधी यानी श्रीमती गांधी वीआईपी सौदे के पीछे की ड्राइविंग फोर्स हैं। वो अब M18 से उड़ना नहीं चाहती। बीजेपी ने फैसले में सेनोरा गांधी के जिक्र को पकड़ लिया है और सीधे कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी पर सवालों की झड़ी लगा दी है। पूरा का पूरा निर्णय प्रक्रिया यूपीए की और कांग्रेस पार्टी के मंत्रियों के तत्वाधान में चल रहा था और बाद में भ्रष्टाचार के बारे में, जो भ्रष्टाचार अब इटली की कोर्ट में सिद्ध हो चुका है, उसके बारे में कांग्रेस पार्टी अलग अलग प्रकार के सवाल खड़े कर देश की जनता को गुमराह करना चाहती है और भ्रांति फैलाना चाहती है।
आज सिर्फ इतने घबराहट हैं जैसे मुर्गी का गला काटने के बाद तितर बितर भगता है, ऐसे कांग्रेसमैन भाग रहे हैं आजकल। मैं कहता हूँ सीधी बात कहो कि हम रेडी हैं, तुम हमें बुलाओ, हम बता देंगे सारी बातें। उसके जगह में तुमने क्यों नहीं किया, तुम 2 साल क्या कर रहे थे? ये 2 साल हम तो सब तैयारी कर रहे थे, हम जल्दी करते तो कहते हैं कि बदला ले रहे हैं। ये तो दोनों तरफ की बात करने वाले लोग हैं ना। बीजेपी ने जो अहम सवाल अगस्टा वेस्टलैंड डील पर उठाए हैं, उसमें अहम सवाल ये है कि रिश्वत देने वाले इटली में जेल गए तो रिश्वत लेने वाले कहां छिप गए? किसके इशारे पर अगस्टा वेस्टलैंड डील को रद्द करने में देर की गई? हेलीकॉप्टर निर्माण करने वाली असल कंपनी की जगह दूसरी कंपनी को क्वालिफाई किसके कहने पर किया गया? हेलीकॉप्टर के ट्रायल की शर्त को बदलकर उसे भारत की जगह इटली में कंपनी के परिसर में क्यों किया गया? रिश्वत देने के आरोप पर इटली में जांच शुरू होने के बाद टेंडर प्रक्रिया को क्यों आगे बढ़ाया गया? आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद ही टेंडर क्यों रोका गया? आखिर इसमें देर क्यों की गई? टेंडर के अंदर एक प्रोविजन है, कॉन्ट्रैक्ट को आप होल्ड पर रख सकते हो, उसका उपयोग करे बगैर टेंडर को आगे बढ़ने दिया गया। और जब ये सिद्ध हो गया कि अब घूस ली ही गई है, तब अंत में 2013 में ये टेंडर को पुट ऑन होल्ड किया गया। ये इतनी देरी क्यों लगाई और किसके इशारे पर लगाई? बीजेपी के सवालों के निशाने पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के साथ साथ उनके राजनीतिक सलाहकार अहमद पटेल, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और उस वक्त के रक्षा मंत्री AK एंटनी सीधे तौर पर दिख रहे हैं। दूसरी ओर हालांकि कांग्रेस ने बचाव में बीजेपी पर सवाल भी उठाए हैं। इसमें अहम मुद्दा यही है कि 2 साल तक आखिर क्यों सरकार खामोश रही और क्या राजनीतिक वजहों से सोनिया गांधी को अगस्टा वेस्टलैंड केस में निशाना बनाया जा रहा है? मंजीत नेगी के साथ गौरव सावंत, दिल्ली आज तक। अगुस्टा वेस्टलैंड डील की कहानी क्या है, हम आपको बताते हैं। कब ये कहानी शुरू हुई और फिलहाल इसमें जांच कहां तक पहुंची है? अहम सवाल लेकिन ये है कि क्या अगुस्टा हेलीकॉप्टर डील में रिश्वत लेने वाले देश की राजनीति से जुड़े बड़े चेहरे कभी बेनकाब हो पाएंगे? उन्नीस 1999 से देश में VIP उड़ान के लिए वायुसेना रूस में बने Mi-8 हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल कर रही है, लेकिन अचानक साल 2004 में केंद्र में सरकार बदलते ही Mi-8 हेलीकॉप्टरों की खेप पुरानी मान ली गई और इसकी जगह नए हेलीकॉप्टर की खरीद की मांग ने जोर पकड़ लिया। साल 2006 में रक्षा मंत्रालय ने टेंडर निकाले और साल 2010 में नए हेलीकॉप्टर की खरीद के लिए इटली की अगस्टा वेस्टलैंड कंपनी का चुनाव किया गया। फिनमेकैनिका कंपनी ने अगस्टा वेस्टलैंड कंपनी की सहायक कंपनी के तौर पर टेंडर प्रक्रिया में हिस्सा लिया। साल 2010 में करीब 3,600 करोड़ रुपए में 12 हेलीकॉप्टरों की खरीद को रक्षा मंत्रालय ने मंजूरी दे दी। यानी UPA 1 में अगस्टा वेस्टलैंड की खरीद प्रक्रिया शुरू हुई और UPA 2 सरकार में इसकी खरीद पर मुहर लग गई। लेकिन खरीद होने से पहले ही इटली के सत्ता गलियारों में सवाल उठ गए। फरवरी 2012 में हेलीकॉप्टर डील पर रिश्वतखोरी के आरोप लगने लगे। मीडिया में मामला सुर्खियों में आ गया। आनन फानन में रक्षा मंत्रालय ने इस मामले में रिपोर्ट तलब कर ली। भारत सरकार ने अगस्टा डील में रिश्वतखोरी की खबर की रिपोर्ट तो मंगाई, लेकिन कार्रवाई के सवाल पर उस वक्त खामोशी बरती गई और कार्रवाई का रास्ता तभी साफ हुआ जबकि फरवरी 2013 में इटली की पुलिस ने अगस्टा की सहयोगी कंपनी फिनमेकैनिका के CEO को रिश्वत देने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। मामले में इटली की मिलान हाई कोर्ट ने पाया कि अगस्टा डील में भ्रष्टाचार के आरोप सही हैं। अदालत ने फिनमेकैनिका कंपनी के पूर्व प्रमुख ज्यूसेप ओर्सी, चॉपर डिवीजन के प्रमुख ब्रूनो स्पैग्नोलिनी के साथ भारतीय वायुसेना के तत्कालीन प्रमुख SP त्यागी को भी दोषी करार दिया। अदालत ने कहा कि त्यागी के परिवार वालों को रिश्वत दी गई है। अदालत के फैसले में दोषियों के हवाले से कांग्रेस नेताओं के नाम का भी जिक्र है। मार्च 2013 में CBI ने पूर्व वायुसेना प्रमुख SP त्यागी समेत 12 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी। जनवरी 2014 में भारत सरकार ने अगस्ता डील को रद्द कर दिया और भुगतान किए गए पैसे की वसूली भी शुरू कर दी। अगस्ता केस में फैसला आने के बाद भारत में मौजूद गुनहगारों के खिलाफ
सीबीआई की जांच जारी है। आरोपों के फंदे में पूर्व वायुसेना प्रमुख एसपी त्यागी हैं, जिन्हें 5 मई को प्रवर्तन निदेशालय ने पूछताछ के लिए बुलाया है। अगस्ता हेलीकॉप्टर के लिए सियाचिन की ऊंचाई पर उड़ान भरने की अनिवार्यता को हटाया गया और हेलीकॉप्टर के ट्रायल के लिए भारत की जगह इटली की जगह तय की गई। मामले में अब निगाहें रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर की संसद में 4 मई को दिए जाने वाले बयान पर गड़ी हैं, क्योंकि इटली की अदालत के फैसले से लेकर रक्षा मंत्रालय के दस्तावेजों में से कई अहम हिस्से अभी सीबीआई जांच के दायरे में हैं और जांच के बाद ही पता चलेगा कि आखिर रिश्वत का पैसा किसके जरिए कहां तक कब पहुंचाया गया। आज तक ब्यूरो। रुख अगली खबर का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश के दौरे पर थे। बलिया और वाराणसी में वो गए। उन्होंने फ्री गैस कुकिंग योजना को शुरू किया, उज्ज्वला योजना का भी ऐलान किया, अपने आप को मजदूर नंबर 1 बताया। लेकिन साथ ही साथ नरेंद्र मोदी ने कहा कि वो इस दौरे को राजनीतिक दौरा नहीं मानते, ये चुनाव का बिगुल नहीं है, लेकिन जानकार कहते हैं कि ये चुनावी बिगुल है। अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में गंगा घाट पर नाव के खेवनहारों को एक नई किस्म की नाव सौंपते हुए प्रधानमंत्री, ये ई नौका है जो सूरज के ताप से गंगा में चला करेंगी। वाराणसी में नाव सौंपने के साथ उन्होंने कुछ शब्दों की सौगात भी दी। 80 घाट पर झिलमिलाती रोशनी के बीच उन्होंने योजनाओं और उन्हें शुरू करने वालों का फर्क समझाया। हमारे देश में दुर्भाग्य से राजनीति उप रूप में चलाई गई कि जिसमें हमेशा योजनाएं वही बनी जिस योजनाओं से वोट बैंक मजबूत बनती रहे। मोदी ने कहा कि ये नई किस्म की नावें वाराणसी के मछुआरों की जिंदगी में बदलाव लेकर आएंगी। इससे पहले उन्होंने वाराणसी में ई रिक्शा की सवारी का लुत्फ लिया। गंगा से अपनी जीविका चलाने वालों को नाव सौंपी तो सड़कों पर लोगों को लेकर आने जाने वालों को 1000 ई रिक्शों की सौगात दी। रिक्शा सौंपे जाने से पहले उन्होंने बड़े हल्के फुल्के अंदाज में उनसे बातचीत भी की। मजदूर दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री ने अपने उत्तर प्रदेश दौरे की शुरुआत बलिया से की, जहां उन्होंने गरीबों को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन देते हुए उज्ज्वला योजना की शुरुआत की। इस मौके पर उन्होंने खुद को देश का मजदूर नंबर 1 घोषित किया। देश का ये मजदूर नंबर 1 देश के सभी श्रमिकों को, उनके पुरुषार्थ को, उनके परिश्रम को, राष्ट्र को आगे बढ़ाने में उनके अविरत योगदान को कोटि कोटि अभिनंदन करता है। नरेंद्र मोदी ने कहा कि बलिया से उज्ज्वला योजना की शुरुआत चुनावी बिगुल नहीं है, जैसा कि अखबारों में लिख दिया गया है। किसी ने लिख दिया कि बलिया में मोदी आज जो कार्यक्रम कर रहे हैं वो चुनाव का बिगुल बजा रहे हैं। वे चुनाव का बिगुल बजा रहे हैं। अरे मेरे मेहरबानों, हमको चुनाव का बिगुल बजाने नहीं आए हैं। ये बिगुल तो मतदाता बजाते हैं, हम बिगुल बजाने नहीं आए। बलिया को उन्होंने मंगल पांडे जैसे सपूत की धरती कहा। मोदी बोले कि वो इस इलाके का विकास कर इस मिट्टी का कर्ज उतारेंगे। उन्होंने कहा कि पिछले 60 साल में सिर्फ 13 करोड़ लोगों को गैस का कनेक्शन दिया जा सका है, लेकिन उन्होंने अगले 3 सालों में 5 करोड़ लोगों को गैस का कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा है। आज तक ब्यूरो। उत्तर प्रदेश में मजदूर दिवस पर अखिलेश सरकार ने समाजवादी थाली योजना शुरू की है। यूपी में मजदूरों को 40 रुपए की थाली अब सिर्फ 10 रुपए में मिल रही है और इसी के साथ 60 साल के ऊपर के मजदूरों को 1000 रुपए मासिक पेंशन देने का ऐलान भी किया है। मतलब सस्ती थाली के लिए पैसे का इंतजाम भी अखिलेश सरकार ने दूसरे हाथ से कर दिया है। मजदूरों को पंजीकृत कर उन्हें साइकिल बांटने का काम भी तेज करने का ऐलान किया है, जिसके तहत आज 1000 साइकिलें बांटी भी गईं।
तो मजदूर दिवस पर मजदूरों के लिए अखिलेश यादव का तोहफा। भोजन की शुरुआत हुई थी स्कूलों में। जितनी भी मजदूरों के लिए योजनाएं हो सकती हैं उनको पटरी पर ला करके चलाने का काम किया। ये साइकिलें बंटना, मैं समझता हूं 4 लाख से ज्यादा साइकिलें बढ़ चुकी हैं। आज का दिन इसलिए भी यादगार होगा, पहली बार प्रदेश में जहां तरह तरह की पेंशनें चल रही हैं, वहीं मजदूर भाइयों के लिए भी आज पेंशन की योजना शुरू होने जा रही है।